देश सेकुलर है लेकिन इलाके मुस्लिम होने लगे। कह रहे हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है। क्योंकि दंगाइयों को पता है कि बंगाल में लश्कर किसका है, बंगाल और बिहार में दरबार किसका है। माथे पर पट्टी बांध के, मुट्ठी बांध के, तलवार त्रिशूल लेकर निकलते हैं, उग्र नारे लगाते हैं। आसमान से वर्षा हो रही थी पेट्रोल बम और पत्थरों की, कैसे पहुंचे वो? क्या कमाल की बात करते हैं। क्या यात्रा वहां से निकल रही है और पेट्रोल बम और पत्थर कैसे चले वापस? 23 में शोभा यात्रा नहीं निकाल पा रहे, 33 में शव यात्रा ले जा पाइएगा। पूरा यही है। छोड़ देना या मैं राजनीति छोड़ दूं? नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं CNBC आवाज पे टक्कर। और टक्कर में आज दिन है पब्लिक डिबेट का, और आज पब्लिक डिबेट में हम बात करेंगे सेक्युलरिज्म और तुष्टीकरण की। आज CNBC आवाज की टक्कर इसी विषय पर। 1976 में इमरजेंसी के दौरान संविधान की प्रस्तावना में संशोधन होता है। उसमें एक शब्द जोड़ा गया जिसका नाम था सेकुलर। लेकिन अब सवाल यह खड़ा हो गया है कि क्या सेकुलरिज्म का चोला पहनकर देश के कुछ आला नेता तुष्टीकरण का एजेंडा चला रहे हैं? रामनवमी से ठीक पहले बंगाल की मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक तरह से चेतावनी देते हुए कहा कि मैं रामनवमी का जुलूस रोक नहीं रही हूं, लेकिन याद रखना रमजान का पाक महीना चल रहा है और अगर तुम किसी मुस्लिम इलाके में घुसते हो, हमला करते हो, तो उसके खिलाफ जोरदार कानूनी एक्शन होगा। यानी खुद एक सीएम ने इलाके को भी हिंदू मुसलमान में बांट दिया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो यह भी कहा गया कि ममता बनर्जी ने मुस्लिम इलाकों में प्रभु श्री राम की शोभा यात्रा नहीं निकालने की हिदायत भी दे डाली थी। यानी उन्हें इलाकों में भी हिंदू मुस्लिम नजर आ रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार भी पीछे नहीं है। बिहार जल रहा था और नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए इफ्तार की दावत के मजे ले रहे थे। और फिर बारी आई कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ की, जो रोजेदारों के बीच बैठकर कह रहे थे कि आप सबको छिंदवाड़ा संभालना है, मुझे प्रदेश संभालने दीजिए, क्योंकि बीजेपी पूरे देश भर में दंगे फसाद करवा रही है। लेकिन सवाल सिर्फ इन 3 आला नेताओं का नहीं है, क्योंकि आज जनता के बीच तुष्टीकरण वाली सियासत का इतिहास और भूगोल सब खंगाला जाएगा। इसी पर होगी देश की सर्वोच्च बहस, तुष्टीकरण पर सियासी रण। और देश की तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद होंगे। इस पे बात करने के लिए जनता जनार्दन मौजूद होगी। तो एक बार फिर स्वागत है आपका। क्या बोलते क्या सेक्युलरिज्म का ढोल पीटने वाले कुछ नेता तुष्टीकरण का एजेंडा चला रहे हैं? रामनवमी और हनुमान जन्मोत्सव से पहले ममता बनर्जी के बयान पर सियासी बवाल मच गया। আমি রামনবমীর মিছিল আটকাবো না, একটা মুসলিম এরিয়ায় গিয়ে হামলা করলে মনে রেখো তার বিরুদ্ধে আইনত পদক্ষেপ নেবে। सवाल नीतीश कुमार पर भी उठा, जो बिहार में भारी हिंसा के बीच इफ्तार की दावत खाने पहुंच गए। बैकग्राउंड में लाल किले की तस्वीर भी मौजूद थी। देखिए, सारे लोग जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, खाली एक वर्ग के वोट साधने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरे वर्ग को पिटने के लिए छोड़ रहे हैं। सेकुलर दुकान का कमनल पकवान का पराक्रम चल रहा है। सेकुलर चोला और कमनल झोला लेकर के घूम रहे हैं। आप कुछ करें तो फिर वो रामलीला, और वही काम दूसरी पार्टियां करें तो रासलीला। दोनों मुख्यमंत्री वरिष्ठ हैं, नीतीश जी भी, ममता जी, ये उन पर छोड़ना चाहिए। इसके बाद नंबर आया कांग्रेस के बड़े नेता कमलनाथ का, जो रोजा इफ्तार में रोजेदारों से कहने लगे, आप सबको छिंदवाड़ा संभालना है, मुझे प्रदेश संभालने दीजिए, क्योंकि बीजेपी पूरे देश भर में दंगे फसाद करा रही है। आप सबको छिंदवाड़ा संभालना है, मुझे प्रदेश संभालने दीजिए। आप सब जगह देख रहे हैं क्या हो रहा है पूरे प्रदेश में, किस तरह दंगा फसाद पूरे देश भर में ये कर रहे हैं, दंगा फसाद। और जहाँ तक इफ्तार उफ्तार की बात है, या होली मिलन की बात है, या दीपावली के टाइम पे एक दूसरों की मिलने की बात है, हमारे देश में गंगा जमुनी तहजीब चलती है। देश के संसाधनों पर पहला हक, और कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, यहाँ तक पहले भी कई बार तुष्टीकरण का मुद्दा उठ चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कुछ नेता वोट के लिए सामाजिक सौहार्द पर चोट पहुंचा रहे हैं? आज इसी सवाल पर जनता के बीच होगी
सबसे बड़ी बहस। तो जनता जनार्दन के बीच ये सबसे बड़ी बहस होगी। एक बार फिर अभिनंदन है आप सबका। मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है? स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी के प्रवक्ता और सांसद। आपका अभिनंदन है, जोरदार तालियों से सुधांशु त्रिवेदी का स्वागत करिए। मेरे साथ मौजूद है स्वामी दीपांकर, आध्यात्मिक गुरु है, हर विषय पर अपनी राय रखते हैं, आपका अभिनंदन है। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है और लखनऊ से खासतौर पे आए हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ राजकुमार भाटी है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, उनका अभिनंदन है। शोएब जमई है, जाने माने मुस्लिम चिंतक है, डॉक्टर है, आपका भी अभिनंदन है इस चर्चा में। और आपके लिए जोरदार तालियां जनता जनार्दन के लिए भैया। और व्यूअर्स, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत आभार मेरा आर पार की रिकॉर्ड व्यूअरशिप के लिए। आपका बहुत बहुत आभार। आर पार को आपने रिकॉर्ड व्यूअरशिप दी है जो अभी तक चैनल्स में किसी को नहीं मिली, वो आर पार को मिली है। तो इस अप्रत्याशित सफलता के लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। मैं शुरुआत करता हूं सुरेंद्र राजपूत भाई आपसे। सुरेंद्र जी, कहां से कहां तक आ गए? यानी बंगाल में मुख्यमंत्री कहती है मुस्लिम इलाका, बिहार में सरकार आपकी है, यानी साझा सरकार है, नीतीश बाबू सीएम है, आप छोटे पार्टनर नहीं सही लेकिन सरकार तो आपकी है। वहां पर बस्ती जल रही है और नीतीश बाबू इफ्तारी खा रहे हैं। क्या आपको लगता है यही है सेकुलरिज्म की परिभाषा? एक तरफ मुस्लिम इलाका, दूसरी तरफ इफ्तार की पार्टी। बोलने देंगे, बीच में तो नहीं टोकेंगे। बोलिए, 60 सेकंड आपके हैं सर। बहुत शुक्रिया। कहते हैं ना कि दुरंगी छोड़ एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। ये दंगे जितने भी रामनवमी के पवित्र अवसर पर हुए हैं अमीश भाई, ये इसका बिहार कनेक्शन क्या है? इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्यों पकड़े जा रहे हैं? मुंगेर से लड़के क्यों पकड़े जा रहे हैं? आप मेरे को बताओगे? आप मेरे को बताओगे कि ये दंगे सिर्फ बंगाल में, बिहार में और महाराष्ट्र में ही क्यों हो रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली है वहां पर, इसलिए आपको मुद्दे उठाने पड़ रहे हैं। इनके सहयोगी मीडिया पार्टनर्स को मुद्दे उठाने पड़ रहे हैं। कह रहे हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, और तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं? सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। अरे भाई, दंगों को फ्यूल करने के लिए कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी भेजती है। जब वो पकड़े जाते हैं, मनीष साहू जैसे लोग पकड़े जाते हैं, मुंगेर का वो सुमित जैसा लड़का पकड़ा जाता है, वो बाकायदा जाता है, तो दंगे अचानक से शांत भी हो जाते हैं। आप पूछते हैं उनको, सच बात यह है कि कड़ी कार्रवाई होगी। जहां जहां भाजपा कमजोर है वहीं वहीं दंगा क्यों हो रहा है? लेकिन आपको मनीष सुमित याद है, लेकिन जिन्होंने पेट्रोल बम फेंका, जिन्होंने पत्थर फेंके, उनके नाम नहीं आप ले पाए। लेकिन सवा मिनट आप बोले। अब सुधांशु त्रिवेदी की बारी है। सुधांशु त्रिवेदी, हम कहां से कहां तक आ गए? पार्टी के लोग 9 दिसंबर 2006 मैं कोट कर रहा हूं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को। वो कहते हैं कि खासकर मुस्लिमों का संसाधनों पर पहला दावा होगा। यह डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 9 दिसंबर 2006 में बोला था। एक नई योजना को जब वो लेकर आ रहे थे तब उन्होंने इस बात को बोला था। पॉइंट नंबर 1। और वहां से हम मुस्लिम इलाके तक आ गए। ये देश सेकुलर है लेकिन इलाके मुस्लिम होने लग गए। सुधांशु त्रिवेदी, ये जो बता रहे हैं ना, दंगे के लिए लश्कर भी तुम्हारा है, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है, जिन जगहों पे हो रहे हैं वो असलियत मुंह से निकल गई। क्योंकि दंगाइयों को पता है कि बंगाल में लश्कर किसका है, बंगाल और बिहार में दरबार किसका है, इसलिए उनका अलग कॉन्फिडेंस है। अब मैं एक फैक्ट बोलना चाहता हूं। देखिए, आपने पूछा कहां से कहां तक। स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष है, जानते हैं हम कहां से कहां तक पहुंचे? आजादी के बाद पहले कहा गया मुस्लिम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होंगे, नेहरू जी के जमाने में मदरसे अलग हो गए। इंदिरा जी के जमाने में मुस्लिम पर्सनल लॉ, अब कानून अलग हो गया। उसके बाद मुस्लिम तीर्थ यात्रा को विशेष स्थिति, कोई बात नहीं, हज सब्सिडी हो गई। उसके बाद मुस्लिम प्रॉपर्टी हो गई, वक्फ अलग हो गया। उसके बाद मुस्लिम संसाधन, इनके जमाने तक, मनमोहन सिंह जी के जमाने तक, अब मुस्लिम इलाका हो गया। कहां से कहां तक पहुंचे ये आप समझिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए क्या किया? जो आज इलाके बांटे ना, बांटे आंगन और गलियारे, बांटे गली मोहल्ले सारे, बांटे मंदिर और गुरुद्वारे। तुमने शिक्षा और व्यवस्था में भी मजहब की मियाद बांट दी। तुमने एक वोट की खातिर देश की हर बुनियाद बांट दी। जी ठीक है, आपने अपनी बात को 1 मिनट 2 सेकंड के अंदर रखा। राजकुमार भाटी, वक्त आपका है। राजकुमार भाटी, तुष्टीकरण की जब बात आती है तो आपके ख्याल में क्या चीज आती है?
और क्या आपको लगता है जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे थे, क्या वो जायज था? जब उनका इलाका यानी सासाराम और बिहार शरीफ में इस तरह का घटनाक्रम हो रहा था, क्या इफ्तारी इतनी जरूरी थी मुस्कुराते हुए करना? देखिए, एक तो किसी भी धर्म का हो, मैं किसी एक धर्म के लिए नहीं कह रहा, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, बौद्ध हो, जो सच्चा धार्मिक होता है उसकी अपने इससे सीधे संबंध होते हैं। उससे किसी शोर शराबे की, किसी दिखावे की, किसी प्रदर्शन की कतई आवश्यकता नहीं होती। जो सच्चा धार्मिक है और जो धर्म का चोला ओढ़कर कुछ और करना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं, सरकारें बनाना चाहते हैं, वोट को प्रभावित करना चाहते हैं, दंगे कराना चाहते हैं, वो इस तरह के ड्रामे करते हैं। तो नीतीश ड्रामा कर रहे हैं। हिंदू लोग बड़े शांति प्रिय और बड़े उदार होते हैं और हिंदुओं के जुलूस पहले भी निकलते रहे, मुस्लिमों को भी निकलते रहे, लेकिन हिंदू अपने तरीके से अपने जुलूस निकालते थे। रामचरितमानस या हनुमान चालीसा या सप्तशती के जो पाठ होते थे वो हिंदू अपने मंदिरों में बैठकर, अपने घरों में बैठकर करते थे। अब ये नया दौर शुरू हुआ है भारतीय जनता पार्टी की कृपा से और आरएसएस की कृपा से कि उग्रता के साथ माथे पर पट्टी बांध के, मुट्ठी बांध के, तलवार त्रिशूल लेकर निकलते हैं, उग्र नारे लगाते हैं और जहां जहां मस्जिद दिखाई देती है हिंदू उग्र नारे लगा रहे हैं। मस्जिद क्यों? आपने वीडियो नहीं देखे? आप कह रहे हैं हिंदू उग्र नारे लगा रहे हैं। मैंने शुरुआत जो की, मैंने जो शुरुआत मैं हर धर्म के देखिए, आपने 1 मिनट 15 सेकंड बोला, मैं आपको 15 सेकंड और देता हूं, उसके बाद मैं स्वामी दीपांकर के बाद आऊंगा क्योंकि उग्र हो गए हैं ये लोग। अब पहली बात तो जब सुधांशु जी बोले हम बहुत शांति सुन रहे थे, बिल्कुल अच्छी बात कहेंगे क्योंकि इनकी सरकार है, जिम्मेदारी की ज्यादा बातें इन्हें करनी चाहिए, लेकिन हम बोल रहे हैं तो वो चिल्ला रहे हैं बीच में। 1 मिनट 15 सेकंड बाद बोले हैं कोई भी? नहीं, क्यों बोले हैं? 1 मिनट हो गया आपका। पहले राउंड में 60 सेकंड आपने कहा हिंदू कर रहे हैं, मैं किसी एक धर्म को तो आपने बोला उग्र है। अभी आपने बोला रामनवमी के जुलूसों में जगह जगह वीडियो हैं, पूरे देश में हैं। दूसरा सवाल आप ये करोगे वहीं क्यों हुआ जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है? नहीं, महाराष्ट्र में भी हुआ, जहां गुजरात में भी हुआ, कार्रवाई हुई, बैठे वहां दंगे कार्रवाई हुई, एक दिन के बाद दंगाई विपक्ष में है वहीं तो करेंगे। ओके, तो ये देश की शांति को भंग करने का षड्यंत्र है। मैं आपका टोटल टाइम काउंट कर रहा हूं, टाइमर मेरे पास चल रहा है, 2 मिनट 9 सेकंड आप बोले आपका विशेष जी। इसके बाद डबल टाइम आपने लिया है। उसके बाद स्वामी दीपांकर, एक बात बताइए, सवाल है मेरा ये, और ये राजकुमार भाटी ने जो बात बोली उसी से प्रेरित ये सवाल है, आप मुझे बाइस्ड भी कह सकते हैं इसके लिए। आप लोग उग्र क्यों हो गए हैं? इतने नारे क्यों लगा रहे हैं? इतना गाना बजाना क्यों करना है? रामनवमी के मौके पर, नवरात्रि के मौके पर आराम से निकालिए अपनी यात्राएं, शोर मचाने की क्या जरूरत है? हिंदुस्तान के अंदर हिंदू को आप इतना उग्र होके क्यों घूमना है? घूमे कहीं और। दुनिया के अंदर कितने मुल्क हैं आपके, बताइए देश को। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, बहुत कुछ बताने और कहने की जरूरत नहीं है। जो आपने कहा जरूरी नहीं कि वो आप आज कह रहे हैं। मुझे हैरत इस बात की है कि जब झारखंड के पलामू में तोरण द्वार बना था तब पत्थर कहां से आए थे बताने की जरूरत है क्या किसी को? जब फवाद हाकिम किसी सीनियर पत्रकार को बुलाकर कहते हैं कि ये मिनी पाकिस्तान है और उससे कुछ समय बाद ही झगड़े शुरू होते हैं और इस प्रकार के दंगे शुरू होते हैं, तो किसी को कहने की जरूरत है? ऐसे वीडियो समाज में बहुत सारे तैरते हैं, मगर मैं कुछ तथ्य वो रख रहा हूं आपके सामने जो तथ्य ऑथेंटिक है और आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। राम की शोभा यात्रा पर जो पत्थर पड़े, पहले उन्हें जूस पिलाया गया, उसके बाद उसी शोभा यात्रा पर पत्थर पड़े। तो मेरी करबद्ध प्रार्थना है, इन्हें आप जूस भले ही मत पिलाइए पर पत्थर मत मारिए। पत्थर से दिल दुखता है यार, खासकर। काट रहा हूं आपको बीच में, ये गलत बात है। नहीं गलत, मैं सवाल ये है कि आप भाटी जी के उसमें नहीं बोले, नहीं मैं उनको भी बोला, उनको भी, सुधांशु भाई के उसमें। इस गरीब से क्या दिक्कत है? कोई गरीब ना ऐसा कुछ नहीं है। बोलिए। नहीं मेरा सवाल है, आप ही को मैं 30 सेकंड दे रहा हूं, आप ही को 30 सेकंड दे रहा हूं। एक बताइए, आप लोगों को इतना उग्र होने की जरूरत क्यों? दादा, अगर हम लोग उग्र होते तो अमीर खुसरो कहते कि छाप तिलक सब छीनो मुंह से नहीं ना मिलाए के। बुल्ले शाह कहते आज खेलूंगी होली रसिया क्या बिस्मिल्लाह। हम लोग कहां उग्र हैं दादा? हम कभी उग्र रहे नहीं हैं। पर मैं एक चुनौती के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके माध्यम से देश से और सामने बैठे समाज से पूछना चाहता हूं, 23 में शोभा यात्रा नहीं निकाल पा रहे, 33 में शव यात्रा ले जा पाइएगा? बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, खुद सोचिए। जी, मैं रुक करता हूं आपका। क्या आपको लगता है कि सेक्युलरिज्म का चोला पहन के इस देश में कुछ नेता तुष्टीकरण का नाटक कर रहे हैं? मेरा डायरेक्ट सवाल है डॉक्टर शोइज भाई। उल्टी गंगा बहा रहे हैं क्या आप? ये तस्वीर देख रहे हैं?
तस्वीर एक मस्जिद के सामने से शोभा यात्रा गुजर रही है और पूरी मस्जिद को तिरपाल से ढक दिया गया। देखिएगा सुधांशु जी गौर से, ऐसी कई रंग ना जाए उसके अंदर। नहीं, होली के टाइम की तस्वीर है ये, नहीं, जिसके ऊपर ये हमने अभी रिपोर्ट भी अभी करा था। होली के टाइम की नहीं है, ये रामनवमी की है अभी इस वक्त करंट। कौन सा राज्य बताइए? हैदराबाद। क्योंकि किसकी प्रशासन, सरकार है? हैदराबाद में किसकी सरकार है? मैं बता रहा हूँ प्रशासन, ये किसकी सरकार है? बता रहा हूँ हजरते सेकुलर सियासत मुहाफिजे इत्तेहादुल मुसलमीन। प्रशासन ये कहता है, इसलिए तो ढका है। प्रशासन ये कहता है कि भाई यहाँ से जो शोभा यात्रा निकलेगी मुमकिन है कि इस मस्जिद पर हमला हो सकता है, इसलिए आप पूरी मस्जिद को ढक दीजिए, कहीं दंगाई इसको देखकर उत्तेजित ना हो जाए और उत्तेजनक आपत्तिजनक नारे न लगाएं, इसलिए इसको ढक दिया जाए। और ये मस्जिदें ढक दी गई। ये भारत की तस्वीर है जहाँ पे अल्पसंख्यकों के जो धार्मिक स्थल उसको ढक दिया जाता है क्योंकि शोभा यात्रा निकल रही है। उस जगह सर, तो मेजॉरिटी में है। मैं आपको एक हैदराबाद बात में कहता हूँ, पुराने हैदराबाद में यहाँ कोई नहीं कह रहा है कि यहाँ से कि हिंदू उग्र है। हिंदू हमारे भाई भी हैं, हमारा तो साथ उठना बैठना और एक प्लेट में खाने जैसा रिश्ता है। लेकिन ये जो कौन उग्र हैं, उग्र उनको डिफ्रेंशिएट कीजिए कि वो जो भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल, वीएचपी का जो कॉकटेल है ना, ये टॉक्सिक कॉकटेल, ये उग्र है। और हम बोलेंगे उग्र है क्योंकि यही उग्र भीड़ नालंदा के यहाँ से मदरसा अजीजिया को जला देती है। सर 4500 कुरान शरीफ जल जाता है, आपको और हमको पीड़ा नहीं होगी? यही उग्र भीड़ नालंदा के एक डिजिटल इंडिया शोरूम को लूट के 5 करोड़ का माल लूट लेती है। और सासाराम में यही उग्र भीड़ बीजेपी नेता के आगे चलते साथ चलते चलते सासाराम में मुसलमानों की बस्तियां जला देती है। आपको यहां से ये उग्र भीड़ नहीं दिखाई देती? ये सवाल इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि यहां पे सुधांशु जी इतिहास के जानकार भी, मैं बात खत्म कर रहा हूं। ये आज की परंपरा नहीं, बस 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूं। 30 सेकंड बोलिए। ये आज की परंपरा नहीं है, ये परंपरा 100 साल की है। 1923 में बीएस मुंजू और गोलवालकर जी ने एक परंपरा शुरू की थी, उसको कहते हैं डिंडी सत्याग्रह। जानते हैं सुधांशु? डिंडी में क्या होता था कि मस्जिदों के सामने ढोल नगाड़े बजा के अपने वर्चस्व और अपना यहां से आपको दिखाना है शक्ति प्रदर्शन, ये करने की शुरुआत हुई आज 2023 है। आपकी 100 सारी साल बातों के को बाद आज वही कर रहे हैं, परंपरा को निभा रहे हैं। शोएब भाई, डॉक्टर शोएब भाई, अब सुनना, आपका माना आप डिंडी, आप डिंडी सत्याग्रह की बात करें। अब एक बताइए, ये डिंडी सत्याग्रह आप कह रहे थे, ये बजरंग दल वाले, आपकी राय में बजरंग दल वाले डिंडी सत्याग्रह कर रहे थे, और जो पेट्रोल बम और पत्थर लेके अचानक पहुंच गए, मतलब मुझे नहीं, ये आसमान से वर्षा हो रही थी पेट्रोल बम और पत्थरों की, कैसे पहुंचे वो? क्या कमाल की बात करते हैं आप? क्या यात्रा वहां से निकल रही है और पेट्रोल बम और पत्थर कैसे चले वहां पर? तस्वीरें क्या आई है? तस्वीरें देखिए, तस्वीरें बहुत कुछ कह रही है। फूल बरसा रहा है लेकिन पत्थर वहां और क्लैशेस आपको एक वहां हुए हैं। बरसाने वाले की तस्वीर दिख रही है। जब आप डीजे में गालियां देंगे मुसलमानों को, आपत्तिजनक नारे लगाएंगे, वहां क्लैशेस हुए हैं। आपने बीजेपी आरएसएस बजरंग दल पे बहुत बड़ी बात बोली है, जवाब सुनना पड़ेगा। ओके, डॉक्टर सुधांशु, इन्होंने कहा, आपकी वीडियो तो एक सेकंड, मैं क्या नहीं बोल पाऊंगा, क्या बोलूंगा? मेरे मुंह में हाथ मत डालिए, मेरे मुंह में हाथ मत डालिए। मैं बहुत कुछ जानता हूं, इसलिए बस अभी ओके। डॉक्टर सुधांशु, मैं इस पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देता हूं। बुलाया है। ओके सुधांशु बोलिए। जहां इन्होंने हैदराबाद की बात कही, जहां सेकुलर के सबसे बड़े झंडा बरदार, फरमा बरदार, परचम हिलाने वाले पड़े हुए हैं, तो दिखाएं कहां सरकार ने कहा कि इसलिए मैंने किया। वहां तो सरकार सेकुलर है ना, तो दिखाएं सरकार का नोटिफिकेशन कि हमने मस्जिद इसलिए ढक दी थी क्योंकि उन्हें डर था कि इसके ऊपर ना हो। अगर हमारी सरकार होती, आप कहते साहब आपने ऐसे ही कर दिया वगैरह वगैरह। दूसरी बात, इन्होंने 1927 की बात कही। इस देश में नफरत का बीजारोपण जानते क्या हुआ? 1916 लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन, जब मुस्लिम लीग ने कहा कि मुसलमानों के लिए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, पृथक निर्वाचन क्षेत्र, और कांग्रेस ने मान लिया। और उसके बाद आपको पता है इस देश में निर्वाचन क्षेत्रों का नाम क्या था? जैसे आज आप कहते, मैंने 1916 बोला सर, आज से 10 साल पहले आपने जो बोला उससे 10 साल पहले। सर आपने अपने टर्न पे प्लीज, अब आपको होता है जैसे आज आप कहते हैं सामान्य कॉन्स्टिट्यूएंसी और SC ST कॉन्स्टिट्यूएंसी, ऐसे ही होती ना लोकसभा विधानसभा। उस समय जानते क्या था? मोहम्मडन कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड नॉन मोहम्मडन कॉन्स्टिट्यूएंसी। जैसे यह देश मुस्लिमों का हो, यानी मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र और गैर मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र। और ये कहते हैं हिंदू बहुत उग्र हो रहा है, इसीलिए 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गया है, दर्जनों जिलों में अल्पसंख्यक हो गया है, क्योंकि इनके हिसाब से उग्र हो रहा है। और मैं आपको बात बताऊं, वो एक सीमा है, सुनिए,
सुनिए, मोदी जी के जब आठ अरे भाई, साल- आपने मिनट, दस साल सर, के कार्यक्रम में- कार्यकाल में- डॉक्टर जवाई ऐसे काम नहीं चलेगा। सुरेंद्र राजपूत की भी टर्न है इसके बाद। एक निवेदन हाँ मेरा बता रहा हूं स्वीकार ना, देखिए हम तो वो हैं जो जरूरत पड़ने पे हम तो इतने उदार हैं कि सांपों को भी दूध पिला देते हैं। हम तो इतने उदार हैं पर जरूरत पड़ने पे राजा जन्मेजय की तरह नाग यज्ञ भी कर लेते हैं। हम इतने उदार हैं कि शिशुपाल की तरह 100 गालियां भी खा लेते हैं। पर 100 पूरे होने के बाद अटल जी की वो कविता याद है ना, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, उसकी पहली छंद याद करिएगा। मैं शंकर का आवा क्रोधानल कर सकता जगती छार छार, मैं डमरू की भयंकर ध्वनि नचता जिसमें भीषण संहार, रणचंडी की अतृप्त प्यास में दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार जलते मरघट का धुआंधार, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं, जब धधक उठे विप्लव लेकर जल थल अंबर जड़ चेतन तो कैसा विस्मय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। और एक बात और कह दूं, यहां हिंदू मुसलमान की बात नहीं, इस्लाम धर्म का जितना मजाक उड़ाया गया जाता है इन सेकुलरों के द्वारा, उसकी कोई इंतहा नहीं कह सकते। आप ये बताइए, रोजा अफ्तार कौन करेगा? जो रोजेदार होगा वो रोजा अफ्तार करेगा ना। अच्छा, जो क्या नीतीश कुमार रोजा रखते हैं क्या? मतलब न बुलाने वाला रोजेदार, और 10 में से 9 नेता जो आते हैं वो गैर मुस्लिम है, ना आने वाला रोजादार, खामखा का रोजा अफ्तार। जैसे आप व्रत रखते हैं तो जब व्रत रखेंगे तो व्रत का उद्यापन करेंगे ना जी। अच्छा, मैंने व्रत रखा नहीं और मैं देवी जी को मानता भी नहीं, मगर देवी जी के व्रत का उद्यापन कर रहा हूं। ठीक है, ये इस्लाम का मजाक उड़ाना है कि नहीं? कि इस्लाम को मैं मानता नहीं, रोजेदार मैं हूं नहीं, मगर रोजा अफ्तार कर रहा हूं। 30 सेकंड में ठीक है, 30 सेकंड आपको दिए। देन सुरेंद्र राजपूत। एक लाइन में कह सुधांशु- दें- सुधांशु जी, मेरा निवेदन पूरा कर दूं हुआ। एक लाइन सर, भूल जाते हैं सदन नहीं अपने है, वो हम नारे, एक्सपर्ट भी नहीं करवा सकते। महंगाई और बेरोजगार जैसे ही दिख जाता है रोजा अफ्तार। अच्छा ठीक है। अच्छा डॉक्टर जवाई 30 सेकंड। देन सुरेंद्र राजपूत जी। त्रिवेदी बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं। इनके हिसाब से जो मुसलमान दिवाली नहीं मनाता उसको अपने हिंदू भाइयों के घर नहीं जाना चाहिए। लक्ष्मी पूजा नहीं करनी चाहिए उसे। जो नहीं, आप कहते हैं शामिल नहीं होना चाहिए। आपने बोला कि आप दूर आप चले गए, कहते हैं हमारा डर कम हो गया। पूर्व की बात होती है, प्रेजेंट की बात नहीं होती। ममता बनर्जी तो प्रेजेंट है। आप मानते हैं इस देश में मुस्लिम इलाके हैं? इस देश, हाँ या ना? हाँ बिल्कुल, दो चीजें बड़ी है। साफ है। सुनिए जी, जहां पर कुछ मोहल्ले ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा रहती है, कुछ मोहल्ले ऐसे हैं जहां सिख आबादी ज्यादा रहती है, कुछ मोहल्ले ऐसे हैं जहां हिंदू आबादी ज्यादा रहती है। इसमें तो कोई लेकिन बुरी इलाके मुसलमान ही होते हैं। हैं? इलाके मुस्लिम के फिर ही से- होते हैं। फिर से आपने कहीं सुना हिंदू इलाका, सिख इलाका, ईसाई इलाका, बिल्कुल सुना है, जैन इलाका? बिल्कुल सुना है। अगर ओके। आप आना चाहें तो मैं आपको आइए लखनऊ में दिखा देता हूं। सुधांशु जी का लखनऊ मगर है। फरहाद हाकिम की तरह कोई है नहीं कि कहता देखो मिनी पाकिस्तान। नहीं, और मुझे लेकिन एक कोई चीज जानकारी दे दे किसी जैन इलाके में या किसी सिख इलाके में अगर ऐसा कोई होता है तो कोई इस तरह की घटना हुई हो तो जानकारी दे। जी जी जी। पूरे जहां जहां दंगे हो रहे हैं वहां भारतीय जनता पार्टी ठीक है, के ही ओके। कार्यकर्ता क्यों स्वामी पकड़े जी जा बात रहे हैं? करो, स्वामी जी पत्थर बात मारते हुए, स्वामी जी, पेट्रोल स्वामी बम जी, मारते हुए, स्वामी जी, पिस्तौल स्वामी जी, चलाते स्वामी हुए, जी। तलवार चलाते हुए, ये भाजपा के ही नेता हुए। ये हिंदू नहीं है, हिंदू सहिष्णु है, ये हिंदू नहीं है, दीपांकर नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो पकड़े जा रहे हैं, ये बताइए ना। लेकिन और आप- ये हिंदू मुसलमान जी, क्यों जी, कर रहे हैं? ओके 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 जवाब। मैं बम तो नहीं फूट रहे अरे हैं, बम भी RDX मार फूट रहे रहा हैं, है क्या? बम भी मार रहे हैं, अरे पेट्रोल बम मार रहे हैं, 26/11 हो रहा है क्या? पेट्रोल बम मार रहे हैं। दिल्ली में, चंडीगढ़ में, पेट्रोल मुंबई बम में, कौन मार रहा है? गुवाहाटी में, चेन्नई में, बेंगलोर अरे में, आप- गया में, आप- पटना में, लखनऊ में, फैजाबाद में डकैतों बम फूट रहे हैं क्या? डकैतों को वो हाकिम चले बना दो, गए, डकैती बंद हो इसलिए जाती है। डर और अब डर लग रहा है। कहा डर नहीं ना लग रहा है कि डकैतों को तब डर हाकिम नहीं बना लगता, दो, तो अब डर। डकैतों को अच्छा, राजा चलिए। बना दो, डकैती बंद हो जाती है। अच्छा, आप कहीं ट्रेन में लिखा होता मैंने छूना कहा नहीं, बम ना। विस्फोट हो जाएगा। कहा हमने आपसे, अब प्लेटफॉर्म पे लिखा रहता है, छूना नहीं, डकैतों विस्फोट को हो जाएगा। हाकिम बना दो, डकैती बंद हो जाती है। कह रहे हैं आप? और क्या वो कह रहे हैं आप? हाँ क्या बिल्कुल, कह रहे डकैतों को हाकिम बना दो, डकैती बंद हो जाती नहीं है। क्या आप मतलब कह रहे हैं कि देश 26/11 में टेररिस्ट किसने करवाया एक्टिविटी था? बीजेपी करवा रही थी? क्या कह रहे हैं आप? नहीं कहता। नहीं नहीं, आपने और बोला क्या ये तो है? बहुत बड़ा की बात कर रहे हैं। और क्या बोला? नहीं नहीं, एक सेकंड रिएक्शन जरूरी है। नहीं नहीं, देश के अंदर हम सबको पता है 2014 से पहले एक दौर था जिसके अंदर हमने टेररिस्ट एक्टिविटी देखते थे और हर जगह हमने कनॉट प्लेस में मैंने अपने सामने बम फूटते हुए देखे हुए हैं, उसकी रिपोर्टिंग करी हुई है। ट्रेन स्टेशन पे होता था। अभी आपने बोला मैं कि इसको क्योंकि ज्यादा इनके मुद्दा पास नहीं शासन बनाना है चाहता। अब इसलिए ये सब कुछ नहीं हो रहा। एक मिनट, पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद है, ये हम सब जानते हैं, जिसको कांग्रेस ने भी झेला, जिसको बीजेपी के शासन ने भी झेला। सुनिए, मैं इसमें मुद्दा नहीं बनाना चाहता, सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार के अनुसार ये सारे के सारे जो घटनाक्रम थे, ये सभी के सभी
ज्यादातर क्या 99%, एक आध उन्होंने फर्जी करने की कोशिश की थी, 99% उनका कहना है 26/11 हाफिज सईद ने कराया था, ये मनमोहन सिंह सरकार कहना है। मगर सुनिए क्या हुआ, अरे सुनिए भाई, हाफिज सईद से मिलने के लिए नरेंद्र मोदी ने वेद प्रताप वैदिक को भेजा। वेद प्रताप वैदिक कांग्रेस के मित्र थे, बिल्कुल। अरे आपके दूसरा बता रहा हूं, अरे भाई सुनिए, अब वो एक लाइन बोलूं ना, उसी हाफिज सईद को भेजा आपने सर। मैं मान रहा हूं सर, वो दबंग फिल्म का डायलॉग था ना, भैया जी भावनाओं में बह के कुछ ज्यादा बोल रहे हैं, इसलिए मैं उसको मुद्दा नहीं बना रहा हूं। मैं शोएब भाई का सम्मान करता हूं, आप मुस्लिम हैं, आपको रमजान बहुत मुबारक, बिल्कुल कोई किसी प्रकार का गिला शिकवा नहीं, मगर जब पत्थर गिरता है तो तकलीफ होता है, चाहे कहीं से भी गिरे। और दूसरी एक बड़ी बात कह रहा हूं, यक्ष प्रश्न रखते हुए, आप पहले मेरे ही भाई थे, आज आप मुस्लिम हैं, उसमें मुझे कोई परहेज नहीं है। और बहुत नहीं सुनिए, वैसे एक बात कह रहा हूं, पूरी बात कंप्लीट होने दीजिए, मगर बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं आप सब लोगों को, सुनिए ना, अरे दादा सुनिए ना प्लीज, डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए। आप 4 पीढ़ियों से मुस्लिम हैं, आपको अपना मजहब बहुत अजीज है। सर मेरे दिल की देखिए ना, मैं अनादिकाल से सनातनी हूं, मेरे गौरव की आप कल्पना कर सकते हैं? सोच भी नहीं सकते। ठीक है, राजकुमार भाटी को आने दीजिए इस चर्चा के अंदर। राजकुमार भाटी, आप ही के लोग नारा लगाते थे, अभी भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने दोबारा नारा लगा दिया, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। आप श्री राम को हवा में उड़ा रहे थे, लेकिन देखिए विधि का विधान ऐसा था कि 2017 आते आते सब हवा में उड़ गए और रामलला विराजमान हो गए। आप रामलला को हवा में उड़ा रहे थे और अभी भी उड़ा रहे हैं आपके नेता। बता देता हूं, ये अभी ना लगा है कि मुले दोबारा मिलेंगे मुलायम काशी राम, फिर हवा में उड़ेंगे जय श्री राम। ये 2024 के लिए समाजवादी पार्टी के महासचिव का नारा है, स्वामी प्रसाद मौर्य का। कृपया बोलना था। पहली बात तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये नारा कतई नहीं लगाया जो आप कह रहे हो, फिर मिलेंगे फिर उड़ेंगे। उन्होंने कहा जब उस समय 1993 में जब मिलके चुनाव लड़े थे तो ये नारा लगा था, केवल उन्होंने ये बताया। आपने बोला स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये नहीं बोला, वो बोला है। हवा में किसको उड़ाया था बताइए? मैं बता हवा में किसको उड़ाया था बताइए? मैं बता रहा हूं, लेकिन जो स्वर्गीय मुलायम सिंह और स्वर्गीय काशी राम जी को तो मिला दिया, कृपया वो तो ऊपर भी मिल रहे होंगे, लेकिन एक सेकंड, हवा में किसको उड़ाया था बताइए? हवा में उड़ाने की प्रभु राम को क्या आवश्यकता थी? कृपया मुझे थोड़ा समय देखिए, आज के युग में मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। मीडिया लोगों को अच्छी खबरें भी दे सकता है, अच्छी विचार भी दे सकता है, और मीडिया लोगों को लड़ा भी सकता है अगर चाहे तो। जी, इन डिबेट्स में होना यह चाहिए, जैसे मैंने शुरुआत की थी, जिन्होंने पत्थर बरसाए रामनवमी के जुलूस पे, उनकी भी निंदा की जानी चाहिए, वो गलत है। लेकिन आपने तो उग्र हिंदू को ही बोल दिया। नहीं, मैंने नहीं। अच्छा नहीं, पर मेरा गलत बना तो मैंने हवा में किसको उड़ाया? स्वामी प्रसाद मौर्य ने आपके महासचिव। मैं यही तो कह रहा हूं। क्यों? मैं तो आप केंद्रित 35वें मिनट पे इस विषय पर आ रहा हूं तो इंपॉर्टेंट है। मैं जवाब किसको उड़ाया स्वामी प्रसाद मौर्य ने? दूंगा, पहले वो रामचरितमानस की प्रतियां जलवा रहे थे, अब वो प्रभु राम को हवा में उड़ा रहे हैं, क्यों? समाजवादी पार्टी उनको बाहर क्यों नहीं करती ऐसे व्यक्ति को जो प्रभु राम को हवा में उड़ा रहा है? बोलिए। मैं जवाब दूंगा, लेकिन पहले मेरी बात तो पूरी हो जाए। पिछले 2.5 मिनट से आप बोल रहे हैं। आप केवल पूरी डिबेट को फोकस वहां कर देते हैं जहां से बीजेपी को लाभ होता हो। कमाल की बात है। आपको हमें अपने मन की बात कहने नहीं लग रहा है आपका नेता बीजेपी को लाभ पहुंचा रहा है और दोषारोपण आप मुझे कर रहे हैं। नहीं, मतलब बीजेपी को लाभ आपका नेता पहुंचा रहा है। बयान आपके नेता का है, मेरा नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है, लाभ आपका नेता पहुंचा रहा है, बाहर उसे करिए, उसे बाहर करिए। अब स्वामी प्रसाद, ये बताओ ना क्या दिक्कत है? स्वामी प्रसाद मौर्य ने उस भाषण में ये कहा था, वो वीडियो देखिए, हवा में किसको यूट्यूब पे मौजूद है। हवा में किसको उड़ाया? उन्होंने ये कहा था कि जब 1993 में किसको उड़ाया था? मुलायम सिंह जी और काशीराम जी एक हुए थे, तब ये नारा लगा था। क्यों याद दिला रहे थे? मंशा क्या थी? वो इतिहास बता रहे थे, इतिहास बता रहे थे, संदर्भ था उसका। किसको उड़ा रहे थे हवा में? लेकिन आगे के लिए जो हवा में किसको ये जोड़ दिया अपनी तरफ हवा में किसको उड़ा रहे थे? उस समय ये नारा लगा था, क्या नारा था? चुनाव में मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। चलिए, तो हवा में जय श्री राम को उड़ा रहे थे। हाँ, बिल्कुल। देखिए साहब, ये बात सही है कि 1993 का चुनाव हुआ था, जब ढांचा गिरने के बाद सबसे बड़े दल के रूप में भाजपा थी 178 सीटों के साथ, सपा बसपा मिलकर भी 174 थे, परंतु तब कांग्रेस आई और अजीत सिंह सबने मिलकर, मतलब सारे सपा बसपा कांग्रेस आई, सारे मौसेरे भाइयों ने मिलकर सरकार बना ली थी। और उस समय नारा लगा था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। अब भी लगा है दोबारा। अब सुनिए, मैं बता रहा हूं, उस समय हमारी एक नेत्री थी, उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा था कि ये नारा जानते क्यों लग रहा है? कि आपकी एकता में और शक्ति में थोड़ी सी कमी रह गई है।
जिस दिन आप वास्तविक एकता और शक्ति दिखा देंगे, उस दिन जो लोग नारा लगाते हैं मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, उस दिन नारा हो जाएगा क्या मुलायम का काशीराम, सारे बोलेंगे जय श्री राम। अब सुनिए, परंतु आज संयोग से ना मुलायम सिंह जी दुनिया में है ना काशीराम जी, तो मुझे ये लग रहा है कल्याण सिंह जी भी नहीं है। हाँ तो सुनिए, तो मैं अटल बिहारी वाजपेयी भी नहीं है। तो सर पूरी ये बात तो प्रकृति का नियम अरे है। मैं इसमें अरे क्या भाई, मेल कर अरे रहे हो भाई आप? आज नारा क्या वो ये- भी नहीं है? अरे सर अब मैंने आपके में डिस्टर्ब नहीं किया। कमाल आज नारा है, ये इतनी होना छोटी बात कह रहे हो चाहिए और- कि ऊपर से कहते हैं मुलायम काशीराम, मत कर भैया ऐसे काम, नहीं बचेगा निशानो नाम। आपने तो बोला था कि कुछ बोलो, और मैं अभी थोड़ी देर में कुछ बोलूंगा, तो आप तैयार हो जाइए। सीट पठान फिल्म का डायलॉग है ना कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। जी सवाल सवाल सवाल। सर सपा के नेता हैं, अकबरपुर विधानसभा से आते हैं वो। सर उनका नाम है धूलिया साहब है। उन्होंने कल एक बयान दिया है कि जिसे अपने आजा और पापा की जयंती याद नहीं, वो एक बंदर की जयंती मना रहे हैं। मतलब आप हनुमान जी को क्या बोल रहे हैं सर? कौन है, क्या नाम बता? धूलिया धूलिया जी नहीं, अकबरपुर विधानसभा से धूलिया जी आए। वो एक बंदर को, अब अगर यही वक्तत्व जो है किसी और धर्म के लिए होता तो हर्ष आप भी जानते क्या होता। और जो धूलिया ने बोला है ना कि हनुमान जी एक बंदर की राजनीति बना, उनको सुन ले, क्योंकि आपके घर में रामचरितमानस शायद फाड़ दियो आपने। तो ये है कि अतुलित बलधामम हेम शैलाब्देहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नामगे कड़ियम। अतुलित बल के धाम है वो, मामूली बंदर नहीं है। जी जी आपने जी, ओके ओके, ठीक है। आपने खुद ही सवाल दिया, खुद ही सवाल पूछा, खुद ही जवाब दे दिया। ये जो लोग कहते हैं ना कि हनुमान जी का स्वरूप क्या है, वो बानर है, वो अतुलित बलधामी है और बाल ब्रह्मचारी है और ईश्वर के सर्वाधिक नजदीक है। इसका अर्थ जानते हैं क्या है? देखिए, वो हमारे मन की उस अवस्था के प्रतीक है। जैसे आप बंदर को देखिए, बहुत चंचल जीव है, एक क्षण के लिए शांत नहीं रहेगा, कभी यूं कभी यूं। आप ध्यान एकाग्र करने का प्रयास करिए, आपका मन कभी चित्त एक क्षण के लिए एक चीज पर नहीं रुकेगा। यदि आप अपने मन को उस सीमा तक जाकर नियंत्रित कर लें, वानर बाल ब्रह्मचारी सबसे ज्यादा आवेग से भागता है काम वासना पे, यदि उस सीमा तक नियंत्रित कर लेंगे तो क्या मिलेगा? अतुलित बल और ईश्वर के सर्वाधिक निकट। अब ये समझने लायक बुद्धि जिन लोगों के नहीं है, वो लोग आके इधर उधर बोलते हैं, बड़ी तो किसको बंदर कहना चाहिए आप खुद समझ लीजिए। आपका सवाल। सर मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से और स्वयं सर आपसे है। सर मैं बिहार के औरंगाबाद जिले से आता हूँ, मेरे जस्ट बगल में रोहतास जिला है। और आपने जैसे सासाराम में जो दंगे हुए उनका जिक्र किया, तो मैं आपको बता दूं कि औरंगाबाद में भी साल 2017 में एक ऐसा ही दंगा हुआ था, जहां पर रामनवमी का जुलूस निकल रहा था और बहुत सुनियोजित तरीके से छत के ऊपर से पत्थर चलाए गए थे। और सासाराम में भी आप जहां का बात कर रहे हैं, वहां भी लगभग कुछ ऐसा ही सीन है। और दूसरी बात सर, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि बिहार में आपकी सरकार है, मिलीजुली सरकार है आपकी महागठबंधन की, वहाँ पे बिहार पुलिस आज मिला के कुल 16वीं बार पीटी है पिछले 6 महीने में। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 16वीं बार, ठीक है। ये दोनों आपके दोनों सवाल बड़े महत्वपूर्ण है। जी जी, शोएब भाई आप आइए अपनी बात का उसमें जवाब भी आ जाएगा। बहुत देर से मैं कुछ बोला भी नहीं हूँ। देखिए, एक बात आई थी कि भाई यहाँ से हिंदू इलाका नहीं होता है। हिंदू इलाका उसको बोलते हैं भाई साहब, जहाँ पे बीजेपी का एमपी जाके बोलता है कि ये हिंदू इलाका है, यहाँ पर जो है मुसलमानों के सामान का बहिष्कार करो। दिल्ली में हुआ ना, हिंदू इलाका इसको कहते हैं जहाँ पर यहाँ से आप जाकर के सब्जी ठेले वाले को कहते हैं कि तू मुसलमान है, आधार कार्ड दिखा, यहाँ कैसे आ गया, हिंदू इलाके में सब्जी कैसे बेच रहा है, उसको हिंदू इलाका कहते हैं। हिंदू इलाका उसको कहते हैं जहाँ नवरात्रि में बीजेपी का नेता जा जाके कहता है मुसलमानों की दुकान बंद करो, ये चिकन और मटन की, क्योंकि नवरात्रि है, तुम यहाँ पर अपना कारोबार नहीं, उसको हिंदू इलाका कहते हैं। और तुष्टीकरण उसको कहते हैं भाई साहब कि मुरादाबाद में मुसलमान अपने निजी आवास पर जब यहाँ से तरावी पढ़ रहा था, तो मुरादाबाद की पुलिस ने उसको नोटिस भेज दिया, क्योंकि उस इलाके में बाकी सब बहुसंख्यक समाज के लोग रहते हैं और उनकी शिकायत पर। किसी ने बोला हिंदू इलाका? किसी ने बोला हिंदू इलाका? देख लीजिए जाकर के। क्या योगी आदित्यनाथ ने बोला कि ये कोई हिंदू इलाका है? क्या नहीं सुनिए, क्या कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोमई ने बोला हिंदू इलाका है? क्या गुजरात के मुख्यमंत्री ने बोला ये हिंदू इलाका है? क्या मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान ने बोला ये हिंदू इलाका है? किसी मुख्यमंत्री ने बोला ये हिंदू इलाका है? एक मुख्यमंत्री कह रही है मुसलमान इलाका है। आपने बोला था ना बोलो, अब मैं बोलता हूं, इस देश के अंदर दूसरा मुख्यमंत्री बताइए, कोई दूसरा मुख्यमंत्री। आपने बोला ना रुकिए, रुकना पड़ेगा। आपने मुंह में हाथ डाला, आपने मुंह में। अब व्यूअर्स एक सेकंड, आपने एक बड़ा स्कैथिंग कमेंट करा कि देखिए हिंदू इलाका होता है, मुझे कोई दूसरा एक सेकंड, यू मेड योर पॉइंट सर प्रोवाइड, आई गेव यू courtesy, you made your point, now give that courtesy to others also. No audio's down, 1 second. I am not defending, I am defending my motherland, which is Mother India.
आई एम डिफेंडिंग, मैं मां भारती को डिफेंड कर रहा हूं और मैं आता हूं अब, आई एम डिफेंडिंग माय मदरलैंड। अल्लाह अकबर का भी सम्मान है, जय श्री राम का भी सम्मान है, लेकिन एक बात बताइए, कोई दूसरा सीएम है जो कोई कह रहा है हिंदू इलाका? कोई और दूसरा सीएम है ममता बनर्जी के अलावा? तो बताएं। दूसरी बात, आपने बोला बोलो बोलो बोलो, ये बीजेपी वाले गलत करते हैं। शाह रशीद अहमद कादरी कर्नाटक से आता है, बीदर आर्ट करता है, उसने बोला मैंने यूपीए सरकार में 5 बार ही अप्लाई करा पद्मश्री के लिए। सुनिए, सुनना पड़ेगा पूरा। पद्मश्री के लिए मैंने 5 बार ट्राई करा, पैसे भी खर्च करे, लेकिन मुझे पद्मश्री नहीं मिला। लेकिन जिस सरकार में मुझे सबसे कम उम्मीद थी, उस सरकार ने मुझे सर्वोच्च सम्मान दिया। और ये मैं नहीं कह रहा, उस व्यक्ति ने पद्मश्री अवार्ड मिलने के बाद खुद प्रधानमंत्री को बोला है और तस्वीरें और वीडियो लोगों के सामने है। अब आप मुझे बताइए, सुनना पड़ेगा। आपने बोला बोलो बोलो, अब बोलो सबका साथ और सबका विकास क्या होता है? अब बोलो सेकुलरिज्म की असली परिभाषा क्या है? क्या मुस्लिम इलाका कहने में सेकुलरिज्म है या सम्मान देने में सेकुलरिज्म है? तय करें आप। भाजपा के लिए मत बोलो, अपनी हमने बात कहा सच करिए, बोलो। इस तरह के अब स्टैटिंग कमेंट से कुछ नहीं होगा। अब आप सुन लीजिए, आपने शेख रशीद की बात की ना, कादरी वो अभी हमारे साथ ही थी, अभी मैंने अपने घर पे ले जा करके फिर उनको सम्मान करके अभी विदा करके आया हूँ। पद्मश्री से बड़ा क्या सम्मान? नहीं, बिल्कुल पद्मश्री से बड़ा क्या सम्मान होगा? ठीक है, बड़ा एहसान करा उनको, आप घर ले गए। पद्मश्री से बड़ा क्या सम्मान होगा भाई? हमारा सौभाग्य है सर, अभी वो उनको अच्छा, विदा करके पद्मश्री मिलने से पहले कभी बुलाया था? सुनिए, ये 2000 सर आप जानते होंगे, सदन में आप हैं, 2017 में सरकार ने एक पॉलिसी निकाली कि अब जो है कोई नॉमिनेशन मिनिस्ट्री या प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से नहीं होगा, बल्कि पब्लिक नॉमिनेट करेगी और वोटिंग सिस्टम होगा। तो उसमें मुसलमान भी, हिंदू भी, सारे धर्म के लोग उसमें लाभान्वित हुए। हाँ, तो ईमानदारी से हुआ ना। यहाँ से अनसंग हीरो है वो आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पद्मश्री पद्म अवार्ड पहले मुसलमानों, 95 मुसलमानों को यहाँ से पहले भी पद्मश्री पद्म अवार्ड, और 9% और लगभग 16.5% जो है पिछले सरकारों में भी पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण मिल चुका है सर। ऐसा कोई नई बात नहीं है। और उन्होंने कहा है क्या 2017 में पॉलिसी निकाली? हाँ, पॉलिसी सरकार किसकी थी भाई? सरकार थी, ठीक है, अच्छी बात है। किसकी? मैंने कहा किसकी? तो क्या मुसलमान कोई खास तौर पर मुसलमान के लिए नहीं? सरकार किसकी थी? अरे बताने में क्या, मुसलमान के लिए नहीं हुई। 2017 में, मैं बताता हूं, एक सेकंड, 2017 में नरेंद्र मोदी की सरकार थी। अब नरेंद्र मोदी के लिए क्यों बैटिंग कर रहे हैं भाई? कौन अभी करिए, आपने पिछले 1.5 मिनट उन्हीं के लिए बैटिंग कर रहे थे आप। टक्कर में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार पब्लिक के होंगे सवाल, क्योंकि आज टक्कर में दिन है बड़ी पब्लिक डिबेट का। अरे लाख छुपाओ, छुप न सकेगा, राज हो कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। अच्छा ठीक है, किस कॉन्टेक्स्ट में था? किस कॉन्टेक्स्ट में? अरे धरती हिली थी तो क्या हिली थी भाई? 5,000 लोग मर गए थे। और सुनिए मजेदार बात क्या, एक मिनट, सारे के सारे संघ के लोग थे जिन लोगों ने सिखों का व्यूअर्स, आप देख रहे हैं CNBC आवाज पे टक्कर, और टक्कर के पब्लिक डिबेट में आपका स्वागत है। सुधांशु त्रिवेदी। डिस्पाइट द फैक्ट कि आपको यह पता है कि वोट मिलने की संभावना बहुत कम है, परंतु फिर भी ईमानदारी से काम करो। यह होता है सरकार में रह के सबका साथ सबका विकास करना। पर एक बात इन्होंने बहुत पूछा था, इलाका तो मैं पूछना चाहता हूं शोएब जमाई साहब, आप जानकार व्यक्ति हैं इस्लाम के, एक देश बताइए जहां इस्लाम धर्म के सारे फिरके पाए जाते हो। कोई ऐसा देश नहीं, केवल भारत है, कोई मुस्लिम देश नहीं है, चूंकि यह हिंदू मेजॉरिटी का देश है। और दूसरा बताता हूं, इस देश में जो इलाका मुस्लिम मेजॉरिटी हो जाता है, कश्मीर, वहां चरारे शरीफ जैसी मजार भी जला दी जाती है, और मोहम्मद साहब का मुई मुकद्दस जहां रखा है, वो पवित्र हजरत बल की मस्जिद पे भी आतंकवादियों का कब्जा हो जाता है। सिर्फ जहां जय श्री राम वाले मेजॉरिटी में है, वही दुनिया में एकमात्र इलाका है जहां मस्जिदों में धमाके नहीं होते, जहां निजाम में मुस्तफा हो जाता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सब जगह धमाके होने लगते हैं। बताना पड़ेगा आपको, आप सांसद हैं, 10 साल मोदी जी की सरकार रही, हिंदू हृदय सम्राट की आप कह रहे हैं, मुसलमान, ये हिंदू जो है संख्यक हो रहा है, अभी आगे भी रहने वाली है। अत्याचार हो रहा है, हिंदू इलाकों में ऐसा हो रहा है, मुस्लिम इलाके बन रहे हैं, और हिंदू जो है वो यहाँ से सुरक्षित नहीं है। अरे जब मोदी जी के राज में हिंदू सुरक्षित नहीं है तो लानत मारिए, ऐसे यहाँ से सरकार को उखाड़ फेंकिए। देखिए ये बड़ा बोल रहे हैं, दोबारा हिंदू शब्दों को संभालिए, शब्दों को संभालिए, शब्दों को संभालिए। एक विरोध आ रहा है। ओके 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 ओके, आप जी। मेरा आप तीनों से निवेदन है, राजकुमार जी से, भाटी जी से और अपने जमाई साहब से, जब किसी भी भाजपा शासित राज्य में जब दंगे होते हैं तो आप लोग कोहराम मचा देते हैं,
लेकिन जब गैर भाजपा शासित में राज्यों में दंगे होते हैं आराम फरमाते हैं। जी 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 सुरेंद्र राजपूत एक वाजिब सवाल आया कि जब बीजेपी शासित राज्यों में कोई दिक्कत होती है, अगर यूपी में दिक्कत होगी, क्योंकि आप खुद लखनऊ से आते हैं तो योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार हैं, अगर बिहार में दिक्कत हुई है और अगर बंगाल में दिक्कत हुई है तो क्यों नहीं वहां के सूबे के मुख्यमंत्री जिम्मेदार होते? नीतीश कुमार तो मतलब आप देखिए किस तरह से नीतीश कुमार एक इफ्तार में गए हुए थे और ही वाज सेलिब्रेटिंग दे। डू यू थिंक दैट दिस इज राइट? देखिए, दंगा जहां पर भी हो उस सरकार की लानत मलामत होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी देश की सरकार हो, किसी राज्य की सरकार हो, नंबर 1। नंबर 2, दंगे के ऊपर प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए और साथ में ये भी पता लगाया जाना चाहिए पूरी तरीके से कि सारे के सारे दंगाई जब पकड़े जाते हैं वो सारे भाजपाई क्यों निकलते हैं। आप भाजपाइयों के अलावा कोई और दंगाई पकड़ा ही नहीं जा रहा आज की डेट में। सारे के सारे आप देखो, पिस्तौल वाले तो भाजपाई, बल्लम वाले तो भाजपाई, पत्थर उठा के मारने वाला तो भाजपाई। ये सारा का सारा जो खेल तुष्टीकरण का है और उन्हीं जगहों का है जहां पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर है। बस देखिए, इन्होंने बिल्कुल सही कहा है। पॉलिटिक्स आप करते हैं, तुष्टीकरण आप कर रहे हैं। इन्होंने कहा जहां दंगा हो दंगे पे कार्रवाई होनी चाहिए ईमानदारी से, मगर ये वो हैं जब 84 के दंगे के बाद राजीव गांधी जी ने कहा था बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, ये कार्रवाई किए थे और सारे के सारे। अरे बिल्कुल, नवंबर 1984 में बोला है, पूरा भाषण पढ़ लो, पूरा यही है। राजनीति छोड़ देना, बिल्कुल, या मैं राजनीति छोड़ बड़ा दूंगा। पेड़ गिरता है तो पूरा। धरती गिरती। आपने बोला, बोला, राजीव गांधी ने बोला, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में बोला था? किस कॉन्टेक्स्ट में बोला? ये भारतीय जनता पार्टी के अच्छा, किस कॉन्टेक्स्ट में बोला? राजीव गांधी ने जब सिखों का नरसंहार हो रहा था, हमारे सिख भाइयों का नरसंहार हो रहा था, तब ये किस कंटेस्ट में बोला गया था जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है? बिल्कुल कहा। क्यों कहा? उन्होंने कहा था एक भाषण, जब दंगे शांत हो गए थे उसके 20 दिन बाद का भाषण था। तो क्या मतलब था इसका? पहले हाँ बताइए ना। हमेशा एक बात, अगर आपको भाजपा की बैटिंग नहीं मेरे को किसी की बैटिंग नहीं करनी। हाँ जी, उसके बाद एक क्या नाम सेमिनार में बोल रहे थे, सेमिनार में नहीं पब्लिक में था भाई, जी, वोट क्लब एक की भाषण रैली में था, था। पूरी तरीके सुन लीजिए पब्लिक, वीडियो फुटेज हाँ, अवेलेबल है, वीडियो बचने का फुटेज स्कोप नहीं है। एक सेकंड, लेट हिम कंप्लीट। और या तो आप राजनीति छोड़ दीजिए नहीं, फिर- या मैं छोड़ दूंगा। अगर वो दंगे नहीं, हम चाहते हैं दोनों रहे, कोई ना इतना छोड़े। झूठ भाजपा बोलती है कि उन्होंने कहा था उन्होंने किस संदर्भ में उन्होंने कहा था कि देखिए दंगे हुए, पहले के सेंटेंस एक बड़ा वो मरा, कौन मरा? क्या नाम, बड़ा वो मरा। क्या मुंह से इंदिरा गांधी का इंतकाल हुआ था। कहा ना, सुधांशु जी अब मूल रूप से राजपाल यादव के रोल में आ गए हैं। ये अब मतलब बड़ा वो मरा बोल आप रहे हैं, हमसे कह रहे हैं उन्होंने राजपाल। कहा इंदिरा जी मरी, इंदिरा जी की शहादत हुई, उसके बाद दंगे हुए, हमने दंगे शांत किए, बहुत जल्दी शांत कर लिए। कभी कभी जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, तो इसका क्या मतलब? उन्होंने कहा। और लेकिन 2 दिन के अंदर दंगे शांत कर लिए। 2 दिन पूरा भाषण पढ़िए जी, और वो पूरा सेमिनार भाषण नहीं था, पढ़िए। बोट क्लब की और रैली थी। अमीश देवगन, जी, अब एक चीज है, आप लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ रह करके इस तरीके की पब्लिक फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट मत किया कीजिए। जनता जवाब लेगी, बोट जिस क्लब दिन में ये बोला, जनता जागेगी, उस दिन जनता सबसे जागी जवाब हुई है। लेगी। नहीं, जनता जागी हुई है। जिस दिन ये जनता आप तो जागेगी, अरे भाई सो रहे हो क्या आप जवाब लोग? लेगी। अगर सो रहे हो, अगर जाग रहे हो तो हाथ खड़ा करो। ओके, जाग रहे हैं भाई, जाग रहे हैं। भारत माता की जय, जाग रहे हैं भाई। ओके, भारत माता की जय, जाग रहे हैं। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, अब लेट सुधांशु कम इन, लेट सुधांशु। ओके, ये जितना भी बोल रहे हैं ना, इनकी बात तो भरोसा करिए ना मेरी पे। जाइए, अब आज की डेट में वो वीडियो फुटेज अवेलेबल है। आगे का सेंटेंस क्या था, पीछे का सेंटेंस क्या था? अरे जनाब, कितना छुपाने, अरे लाख छुपाओ छुप न सकेगा, राज हो कितना गहरा। दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। अच्छा ठीक है, किस कॉन्टेक्स्ट में था? किस कॉन्टेक्स्ट में था? अरे धरती हिली थी तो क्या हिली थी भाई? 5,000 लोग मर गए थे। और सुनिए मजेदार बात क्या है, और सारे के सारे संघ के लोग थे जिन लोगों ने सिखों का दंग का नाम। अच्छा ठीक है, ओके 48 लोगों पर अब ये एक नया रहस्य उद्घाटन 48 लोगों पर मुकदमा, गजब है भाई। 48 संघियों पर मुकदमा है आज भी चल रहा है। ये गलत डायरेक्शन में हो रहा है। ओके, चलिए अभी आओ बताते सुनिए। वहां 2 ढंग से लोगों की मृत्यु हुई थी, एक दंगाइयों द्वारा, एक पुलिस की गोलियों द्वारा। दोनों में सिर्फ सिख मरे थे। ये पुलिस की गोलियों से भी सब संगी मार रहे थे। मैंने कहा ना, बोलो, आपसे, पुलिस की गोली से भी संगी मार रहे थे। संगी 48 पे अच्छा ठीक है, इसे ये संगी जो हैं जहां चाहते हैं वहां दंगे में सपोर्ट करते हैं। संघ से बड़ी दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। भैया जी कुछ ज्यादा ही बह रहे हैं भावना में। हम क्या बताएं, पुलिस की गोली में भी संगी दिखाई पड़ रहा है। अब देखिए जो सिखों के साथ हुआ वो अन्याय हुआ। देखिए, हम आपको बात बताएं, जानते क्यों दंगे नहीं होते आज की डेट में? अगर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए तो हमारे राज्यों में क्यों नहीं होते? ऊपर ड्रोन चलता है,
क्यों? वो देखता किस घर में पत्थर है, क्योंकि मैंने माना गुस्से में आदमी कुछ बोल देगा, मान लीजिए हाथ में डंडा भी लिए चला देगा, ये पत्थर कहां से आते हैं छतों पे रखे हुए, ये अगर कई दिन पहले से नहीं रखे गए होते हैं तो नहीं आते। और जब से ड्रोन चलने लगे और पत्थर दिखा जाने लगा, वो कह रहे ट्रक में आते, ट्रक में आते हैं। सुनिए, वो ट्रक में आए, दिल्ली में भी सुनिए, एक जी, मिनट, जी, दिल्ली में भी ताहिर हुसैन के घर और पे रिवॉल्वर पत्थर ही भी नहीं, ट्रक में आए हैं, एसिड की बोतलें भी थी, और इतना ही नहीं, वो एंगल आयरन वाला गुलेल भी बना के रखा गया था। एसिड ये और वो भी अनायास आ गया था। वो पहले तो लेकिन सवाल बड़े सारे हैं। आखिरी 3 मिनट है, आखिरी 3 मिनट है। मुझे दादा बोलने दीजिए, हाँ, कब से तरस आ रहे हो दादा? वो कह रहे हैं कि अब 2035 तक तो पूरा न्याय करेंगे इन लोगों के साथ में। मैं तो अभी 23 से 33 का आंकड़ा दिए थे कि आज शोभा यात्रा नहीं, 33 में शव यात्रा संभव है, पर मैं उस पर अब जाना नहीं चाहता। मैं आगे बढ़ चुका हूं। मैं कुछ आगे की महत्वपूर्ण बातें कहना चाहता हूं। छुआछूत, ऊंच नीच, मतभेद, ये सब समाप्त होना चाहिए, मेरा मानना यह है। और मेरी एक शिकायत अमीश भाई आपके जरिए समूची मीडिया से है। वो शिकायत मेरी ये है कि जब चुनाव का विश्लेषण होता है, एक होता मुस्लिम इलाका, बाकी में सारी जातियां, सर हम लोगों को हिंदू रहने दीजिए। ये मेरी मीडिया आपसे से सबको शिकायत नहीं, मेरी शिकायत अगर आपको नाजायज लगे तो आप मत मानिए, पर हाँ इतना जरूर कहूंगा कि हिंदू नववर्ष इस बार हम सब आप लोगों उन ने, पार्टियों को नहीं कुछ बोलते, कोई कहता है मुस्लिम यादव, कोई कहता है दलित मुसलमान। मैं पार्टियों दादा, के नाम नहीं ले रहा, दादा, लेकिन मुस्लिम यादव किस पार्टी का वोट बैंक है इस देश के अंदर हमें पता है। दलित मुसलमान किस पार्टी का वोट बैंक होता था हमें पता है, बिहार से लेकर यूपी तक। दादा वर्तमान आज की डेट के अंदर भी कर्नाटक के चुनाव के अंदर कौन कहता है बैकवर्ड और मुस्लिम साथ आएंगे तो फलानी पार्टी जीत जाएगी। मैं मात्र इतना कहना चाहता हूं कि हमें जातियों में बांटिए नहीं, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई मीडिया हो, या चाहे हम खुद ही क्यों तो ना हो। मीडिया पे दोष कैसे है? दादा हम लोग करते हैं इसलिए है, और अगर जो नाजायज मत मानिए, कल ही स्वयं को हिंदू कहने लगेगा, तब आप अपने आप बदलेंगे। आज नहीं बदलेंगे, कल बदले। सर मेरा सवाल आपसे ये है, बार बार यही बोला जा रहा है बीजेपी का लाभ हो रहा है, बीजेपी का लाभ हो रहा है। 2014 में जब बीजेपी आई और आगे भी जब बीजेपी आएगी, दोनों हिंदू मुस्लिम के वोटों से आएगी, तो बीजेपी का कहाँ से लाभ हो रहा है? तो दोनों पार्टियों से हो रही है, हिंदू मुस्लिम का बंटवारा बीजेपी नहीं कर रही। आपसे केवल निवेदन करना चाहता हूँ जी कि हिंदू और मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। बहुत ठीक है, आपने अपनी बात को रखा। भाई है और स्वामी जी चारा है। ठीक है, ओके। कौन चारा है? सुनिए, बात तो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की थी ना, इसमें भाई कौन है और चारा कौन है समझ लीजिए। एक लाइन और जी, ये जो लोग चाहते हैं ना कि जातियों में विभाजित रहे, जो पार्टियां कहती है ना सामाजिक न्याय के नाम पे जातियां, इनमें से एक पार्टी बताइए जिसने अपनी जाति के किसी योग्य व्यक्ति को कभी मुख्यमंत्री। शुक्रिया। आखिर ये जातिगत जनगणना पहले भाजपा कराना क्यों चाहती थी, आज छुपाना क्यों चाहती? ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।